हेलो। अ, कैसे हो सब लोग? आई होप बढ़िया होगे, है ना। आज हम लोग एटमॉस्फेरिक लेयर्स पढ़ने जा रहे हैं, और एटमॉस्फेरिक लेयर्स पढ़ने से पहले कुछ एक बेसिक चीज़ें एटमॉस्फेयर के बारे में जाननी ज़रूरी होती हैं। एंड आई वुड अज्यूम कि दैट यू ऑल ऑलरेडी हैव स्टडीड अ लिटिल बिट अबाउट एटमॉस्फेयर, है कि नहीं? और हम लोग तो हमेशा से बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं एटमॉस्फेयर, है ना। छठवीं क्लास से लेके अभी तक एटमॉस्फेयर सैकड़ों बार पढ़ चुके हैं, और कभी ना कभी न्यूज़पेपर से लेके हर चीज़ में एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ कुछ कोई ना कोई घटना तो सुनते ही रहते हैं। देखिए, जब एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो आप सिंपल टर्म्स में ये कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है हमारी धरती के चारों तरफ गैसों का एक आवरण है। एटमॉस्फेयर कहने का मतलब वातावरण। और जब वातावरण कहेंगे तो वात का मतलब होता है हवा। वात मतलब हवा, और आवरण का मतलब हुआ कवर, है ना। आवरण माने कवर। तो हवाओं का जो कवर है हमारी धरती के चारों तरफ, और हवा हम क्या कह सकते हैं? हवा क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है। हवा क्या है? गैसेस का एक मिक्सचर है ना। मिक्सचर ऑफ गैसेस क्या कहलाएगी? एयर कहलाएगी। ठीक है। तो आप बेसिकली ऐसा कह सकते हैं कि द एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर इज अ गैसियस इन्वेलप अराउंड आवर अर्थ। ये हमारी धरती के चारों तरफ गैसों का एक आवरण है। और ये हमारी धरती से जुड़ा हुआ कैसे है? क्योंकि हमारी धरती के पास इसका अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। सिंपली ग्रेविटी कह सकते हैं। तो हमारी धरती की ग्रेविटी जो है हमारे एटमॉस्फेयर को बांधे रहती है। अब एटमॉस्फेयर में गैसेस के अलावा और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, है ना। गैसों के अलावा आप जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में जैसे कुछ और बेसिक चीजें भी मिलती हैं। जैसे वाटर वेपर हुआ, है ना। वाटर वेपर कहने का मतलब हुआ जल वाष्प, है ना। और जल वाष्प के अलावा भी कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे कि धूल कण मिलेंगे। ठीक। और इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में सॉल्ट्स के भी कुछ पार्टिकल्स मिलते हैं। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सूक्ष्म जीव मिल जाएंगे आपको। कुछ एलर्जी करने वाले तत्व जैसे पॉलन ग्रेन्स मिल जाएंगे एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर जो है एक मिक्सचर है बहुत सारी चीजों का, है ना। अब देखो, हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो कई लेयर्स में बटा हुआ है। अब लेयर्स में बटने का मतलब ये हुआ कि बट अपने आप तो बटा नहीं है, हमने बांटा है ना। और किसी भी चीज को वर्गीकृत कृत करने का, क्लासिफाई करने का कोई ना कोई बेस होता है। ठीक है। ऑल्दो हम आज सिर्फ एक ही बेसिस पे फोकस करेंगे कि जब हम हमारे एटमॉस्फेयर को टेम्परेचर के आधार पे बांटते हैं, जब ये सारे बेसिस हम धीरे धीरे कवर करेंगे। आज के लिए बस आप इतना समझ लो कि जब हमारे एटमॉस्फेयर को टेम्परेचर के बेसिस पे हम अलग अलग लेयर्स में बांटते हैं, टेम्परेचर यानी कि तापमान, तो एटमॉस्फेयर की 5 परतें बताई जाती हैं। समझ रहे हैं? हमारे एटमॉस्फेयर को तापमान के आधार पे 5 परतों में बांटा जाता है। एक परत होती है ट्रोपोस्फियर, जिसको आप क्षोभ मंडल कहते हैं। ट्रोपोस्फियर को आप क्षोभ मंडल कहते हैं। दूसरे नंबर पे एक परत आती है जिसको आप कहेंगे स्ट्रेटोस्फियर। हिंदी में इसको आप समताप मंडल कहेंगे। तीसरे नंबर पे एक लेयर होगी मीजोस्फियर, मध्य मंडल। नेक्स्ट एक लेयर होगी जिसको आप कहेंगे थर्मोस्फियर, यानी कि ताप मंडल। और लास्ट में जो लेयर आएगी उसको हम कहेंगे एग्जोस्फियर, यानी कि बाह्य मंडल या बहिर्मंडल, है ना। लास्ट मंडल जो है। अब आप देखो, पहली वाली लेयर का हम अध्ययन आज के इस वीडियो में हम पहली वाली लेयर का अध्ययन करेंगे, और बड़ा ही कॉम्प्रहेंसिव अध्ययन करेंगे। कॉम्प्रहेंसिव कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो लेयर है, पहली लेयर जो है जिसको आप ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ये आपके एटमॉस्फेयर की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। कहने का मतलब क्या है कि सबसे सबसे इम्पोर्टेंट कहने का मतलब, आप सभी को पता है कि धरती हमारी जो है एक लिविंग प्लानेट है। लिविंग प्लानेट कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जीवन है ना। और जीवन जो है वो संभव सिर्फ इसलिए हो पाया है कि हमारी धरती पे 3 चीजें पाई जाती हैं। एक होता है हमारी धरती का एटमॉस्फेयर, दूसरा होता है हमारी धरती का हाइड्रोस्फीयर, और तीसरा होता है हमारी धरती का लिथोस्फीयर, यानी कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। ठीक। स्थलमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। अब जहाँ पे स्थल, वायु और जल तीनों चीजों का मिश्रण होता है, मिलन होता है, इंटरेक्ट करती हैं आपस में, या कह लो अंतः क्रिया करती हैं, उसी जगह पे जीवन संभव है। उसी मंडल को हम जैव मंडल कहते हैं।
बायोस्फीयर कहते हैं। ये जो बीच वाला पोर्शन है जहाँ पे ये तीनों चीजें मिलेंगी, आप कर्सर पे ध्यान देना, इसी को हम क्या कहेंगे? बायोस्फीयर, जैव मंडल, है ना। अब आप समझो कि ये जैव मंडल जो है हमारा, वो हमारी पहली लेयर पे है ना, सरफेस के ठीक ऊपर है। तो इसलिए ये जो पहली लेयर है आपके एटमॉस्फेयर की, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आप कुछ एक बेसिक इसकी प्रॉपर्टीज देखें, फिर हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। पहली चीज तो ये कि ये सबसे लोअर है ना, सबसे नीचे की स्फेयर है, सबसे नीचे का लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर का। और लोअर स्फेयर है, यानी हम इसको हिंदी में अधोमंडल भी कहते हैं। अधो मतलब नीचे, है ना। दूसरी चीज ये होती है कि हम एटमॉस्फेयर को कन्वेक्शन स्फेयर भी कह सकते हैं। अभी हम आगे इसको देखेंगे। कन्वेक्शन स्फेयर को अभी आप मोटे मोटे तौर पे समझ लो कि हम संवहन मंडल कहते हैं। एटमॉस्फेयर को संवहन मंडल कहते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ क्या है कि ये एटमॉस्फेयर की जो पहली लेयर है, ट्रोपोस्फियर, ये वेदर स्फेयर भी कहलाती है। मौसमी छतरी कई बार आपको लिखा मिलेगा। ये हमारी धरती का मौसम मंडल है। कारण क्या है कि हमारी धरती के जितने भी मौसमी प्रक्रियाएं हैं, जैसे बादलों का बनना, बरसात का होना, कोहरा होना, धुंध होना, ये सारी की सारी चीजें धरती की सरफेस के ठीक ऊपर पहले लेयर में पाई जाती हैं, है ना। तो इसलिए हम हमारी धरती की पहली लेयर को, और ये जितनी भी चीजें होंगी, बादलों का बनना, वर्षण वगैरह, ये सारी की सारी चीजों के कारण भी पहली ही परत में मौजूद हैं। इसलिए हम ट्रोपोस्फियर को वेदर स्फेयर भी कहेंगे। आगे जब बढ़ेंगे तो आप देखो कि ट्रोपोस्फियर हमारे एटमॉस्फेयर की वो लेयर है जहाँ पे हवाएं गर्म होंगी, ऊपर उठेंगी, और जब ऊपर उठेंगी तो इनका एक्सपेंशन भी होगा, ये एडियाबेटिकली कूल्ड हो जाएंगी, और उसके बाद वापस आ जाएंगी, है ना। अभी ये सारी चीजें बड़ी अजीब सी, पहली बार जैसा लग रहा होगा जब जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं। तो फर्दर अभी जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो मजा आएगा आपको, है ना। देखो, ट्रोपोस्फियर, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि ट्रोपोस जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मुड़ना, है ना। अब आप सोचोगे कि मुड़ने का हमारे इस ट्रोपोस्फियर में क्या मुड़ रहा है ना, कौन सी चीज मुड़ गई, कहाँ मुड़ गई, है ना। तो ये अभी हम देखेंगे कौन सी चीज मुड़ गई, कहाँ मुड़ गई। देखो, अब कई बार एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है। आप एक वर्ड सुनते हैं जिसको हम कहते हैं एयर, है ना, और एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं विंड। तो एयर और विंड दोनों सेम चीजें तो है नहीं, है ना। इसको आप हवा कहते हैं, और विंड को आप पवन कहेंगे ना। पवन और हवा, तो पवनों और हवाओं में कोई फर्क होना चाहिए? सेम सेम एग्जैक्ट सेम आइडेंटिकल चीजें तो है नहीं। देखिए, जब आप एनसीईआरटी पे जाएंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि मूविंग एयर इज नोन एज विंड। क्या कहेंगे? चलायमान हवाओं को हम विंड कहते हैं, पवन कहते हैं। समझ रहे हैं? मूविंग एयर इज नोन एज विंड। अब सीधी सी बात हो गई कि जब तक गैसें स्थिर हैं आपके एटमॉस्फेयर में, जब तक गैसें स्थिर हैं उनको हम हवा कहेंगे, जब एक बार वो चलने लगेंगी तो उनको हम विंड कहेंगे। अब दूसरा सवाल ये है कि ये मूवमेंट क्यों आएगा किसी भी गैस में? क्या पड़ी है किसी गैस को यहाँ से लेके वहां तक जाने की? ये मूवमेंट क्यों आएगा? कोई तो कारण होगा इनके हिलने का, है ना। अब देखिए, इनके हिलने के पीछे जो मुख्य कारण है उसको हम कहते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। क्या कहेंगे हम? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहने का मतलब क्या हुआ? इसको आप हिंदी में दाब प्रवणता बल भी कहेंगे। दाब प्रवणता, दाब प्रवणता, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। इसको आप हिंदी में दाब प्रवणता बल कहेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जब दो जगहों के प्रेशर में डिफरेंस आएगा, यानी कि मान लीजिए कि दो जगहें हैं, ठीक है। एक जगह का प्रेशर हाई है और दूसरी जगह का प्रेशर लो है। तो अभी के लिए आप सुनिए कि गैसेस हमेशा हाई से लो प्रेशर की ओर जाएंगे, और दो जगहों के प्रेशर में जो अंतर आएगा उसी को हम दाब प्रवणता कहेंगे, और इससे जो लगने वाला फोर्स है उसको हम कहेंगे दाब प्रवणता बल। ठीक। अब देखिए, इससे आगे सवाल आएगा कि ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्रिएट कैसे होगी, है ना, ये हाई एंड लो प्रेशर कैसे बनेगा? आखिर इसकी भी कोई वजह होनी चाहिए। अब देखिए कि हमारी धरती की सरफेस पे, सतह पे पाई जाने वाली अलग अलग चीजें अलग अलग दर से गर्म होती हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग दर से गर्म होती हैं। अलग अलग दर से गर्म होने का मतलब हुआ कि आप समझ लो कि अगर आप अपने छत पे एक बाल्टी पानी रख दो ठंड में नहाने के लिए,
तो आप और 2 घंटे वेट कर लो कि पानी गर्म हो जाए, फिर है ना, हीट हीटर चलाने की जरूरत ना पड़े आपको, और गर्म पानी से नहाओगे। और नंगे पाँव छत पे जाना 2 घंटे बाद पानी लेने। तो आप देखोगे कि आपकी छत बहुत गर्म हो गई, आपके पैर जलने लगेंगे, है ना, धूप थी, पैर जलने लगे, गर्म हो गई ये छत। लेकिन पानी जैसे ही एक मग्गा सर पे डालोगे, धोखा जैसा लगेगा, क्योंकि पानी अभी भी ठंडा है। कारण क्या है कि छत की गर्म होने की दर अलग है और पानी के गर्म होने की दर अलग है। छत चूंकि इसकी डेंसिटी हाई है, अलग मटेरियल से बना हुआ है, इसको गर्म होने के लिए, इसका तापमान बढ़ने के लिए इसको कम एनर्जी की आवश्यकता है, ये जल्दी गर्म हो गया। पानी का तापमान बढ़ाने के लिए इसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ये धीरे गर्म होगा। समझ रहे हैं? अब जब भी ऐसा होगा, इसका मतलब ये है कि हमारी धरती पे ही कुछ जगहें जो हैं बहुत तेजी से गर्म हो जाएंगी और कुछ जगहें बहुत धीमे गर्म होंगी। इसका मतलब क्या है कि जब भी कहीं पे कोई चीज बहुत तेजी से गर्म होगी, धरती की सतह, तो वहां की हवाएं तेजी से ऊपर उठेंगी। गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है। आपको ज्योग्राफी में एक चीज याद रखनी होगी कि गर्म हवा हमेशा ऊपर उठेगी और ठंडी हवा हमेशा नीचे बैठेगी, है ना। वार्म एयर राइजेस एंड कोल्ड एयर सिंक्स। ठीक है। तो मान लीजिए कि जब भी कहीं कोई जगह गर्म हुई तो वहां की हवा ऊपर उठेगी, और हवाओं के ऊपर उठने का मतलब ये हुआ कि यहाँ की डेंसिटी जो है, जहाँ की हवाएं ऊपर उठ गई, वहां की डेंसिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। और घनत्व तो लो हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर भी यहाँ का क्या होगा, कम हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो कोई और सरफेस धरती की जो बहुत तेजी से गर्म नहीं हुई, ठीक है, तो रिलेटिवली अपेक्षाकृत वहां का प्रेशर जो है वो हाई रहेगा इस जगह से। और जब भी ऐसी कंडीशन डेवलप होगी दो जगहों के बीच में, तो हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर के बीच में चलेगी। समझ में आया कि एयर और विंड के बीच में फर्क क्या है और हवाएं चलेंगी कैसे, हमेशा हाई टू लो प्रेशर। ठीक है। अब आगे बढ़ो तो आप एक चीज और जान लो कि देखो, जब भी हवाएं हॉरिजॉन्टल चलती हैं, यानी कि क्षैतिज दिशा में चलती हैं, तो ऐसी हवाओं को हम एडवेक्टिव करंट कहेंगे या एडवेक्शन कहेंगे, अभिवहन कहेंगे। हवाओं की चलने की दिशा जब क्षैतिज होगी तो ऐसी हवाओं को हम अभिवहन कहेंगे। ठीक है। या एडवेक्टिव करंट्स कहेंगे, अभिवहनीय धाराएं कहेंगे। समझ में आ रहा है, धाराएं। ठीक। दूसरी तरफ कई बार हवाएं गर्म होके सीधा ऊपर की ओर उठेंगी या नीचे आएंगी ठंडी होके। तो ये जो वर्टिकल मूवमेंट है किसी हवा का, ऐसी हवा को हम कन्वेक्टिव करंट कहेंगे। क्या कहेंगे, कन्वेक्टिव करंट या संवहनीय धारा। क्या कहेंगे, संवहनीय धारा, है ना। एडवेक्टिव, कन्वेक्टिव करंट, संवहनी धारा। तो ये चीजें समझ में आ गई आपकी कि संवहनीय धारा क्या हो गई, अभिवहनीय धारा क्या हो गई, और एयर और विंड में फर्क क्या है, एयर विंड में कैसे तब्दील हो जाएगी। कारण होगा हमेशा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा धरती की सतह पे अलग अलग दर दर से चीजों के गर्म होने की वजह से। डिफरेंशियल हीटिंग जो होगी धरती की सतह पे, उसकी वजह से ये प्रेशर अलग अलग पाया जाएगा और हवाएं हमेशा हाई से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। अब आगे बढ़ो। देखो, अभी हमने कन्वेक्शन देखा। कन्वेक्शन कहने का मतलब हुआ संवहनीय धाराएं। देखिए, जब भी सूरज की रोशनी पड़ेगी, धरती की सतह गर्म होगी, और धरती की जब सतह गर्म होगी तो जो हवाएं इस सतह को छुएंगी वो कंडक्शन की प्रक्रिया से गर्म हो जाएंगी, है ना। छूने वाली हवाएं गर्म हो जाएंगी और ये गर्म होके क्या होंगी, ऊपर की तरफ उठेंगी। इसी को हम कन्वेक्शन कहेंगे या कन्वेक्टिव करंट कहेंगे। राइजिंग एयर करंट इज नोन एज अ कन्वेक्टिव करंट। ठीक है। अच्छा देखो, अब ये तो कन्वेक्टिव करंट हुई। आप ऐसा समझो, मान लीजिए हम आपको एक प्रक्रिया दिखाते हैं ट्रोपोस्फियर की, जिससे ये कन्वेक्शन हुआ, वेदर स्फीयर हुआ, लोअर स्फीयर हुआ, ये सारी चीजें आपको एक साथ समझ में आएंगी। मान लीजिए दोपहर का दिन है ना, गर्मी का मौसम है और दोपहर है, गर्मियों की दोपहर है, और ये आपके धरती की सतह है। ठीक है। दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक। और धरती की सतह मान लीजिए अगर गर्मियों की दोपहर है तो बहुत तेजी से गर्म होगी। ठीक है। और जब ये सतह गर्म होगी तो जो भी हवाएं इस सतह को छुएंगी, ये हवाएं भी गर्म होंगी। जो हवाएं इस सतह के कांटेक्ट में आएंगी, ये हवाएं भी क्या करेंगी, गर्म होंगी। और जब गर्म होंगी तो ऊपर की तरफ उठेंगी। ये तो क्लियर है ना। ऑब्वियस सी चीज है कि गर्म हवा हमेशा ऊपर उठेगी। जब ये हवाएं धरती की सतह को छुएंगी, ऊपर उठेंगी, तो ये बनाएंगी कन्वेक्टिव करंट्स। इसी को आप कन्वेक्टिव करंट कहेंगे। ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आई आपको। ठीक, हवा गर्म होके ऊपर की ओर उठेगी।
अब देखिए, हवा गर्म हुई थी धरती की सतह से। हवा कैसे गर्म हुई थी? धरती की सतह को छूने की वजह से। अब जैसे जैसे ये हवा धरती की सतह से दूर जाएगी, वैसे वैसे इसका जो सोर्स ऑफ हीट है, जो कि धरती की सरफेस से मिला है, वो तो दूर हो गया। तो अब ये हवा फर्दर गर्म तो होगी नहीं, अब इसको ठंडा ही होना है। धरती से दूरी बढ़ने की वजह से, सतह से दूरी बढ़ने की वजह से ये धीरे धीरे ठंडी होगी। अच्छा, दूसरी तरफ क्या होगा कि कोई हवा जब ऊपर उठेगी तो वो धीरे धीरे एक्सपैंड भी करेगी, है ना। हवाएं धीरे धीरे इसका प्रसार भी होगा, फैलेगी भी, तो कि लेजर की तरह सीधा जाएगी। ये तो पॉसिबल नहीं है कि लेजर की तरह जाए। तो चूंकि ऊपर जाएगी और फैलेगी भी, तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक्सपेंशन। अच्छा, आपने शुरुआत में, आप जब फिजिक्स पढ़ते रहे होंगे इंटरमीडिएट तक, तो आपने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जब हवाएं एक्सपैंड की जाती हैं, है ना, जब भी किसी गैस को एक्सपैंड किया जाए तो वो अपने आप ठंडी हो जाती है ना, कूल हो जाती है। और अगर किसी गैस को कंप्रेस किया जाए, कंप्रेस यानी कि संकुचित किया जाए, दबाया जाए, तो वो गर्म हो जाती है। समझ में आ रहा है? जब भी किसी गैस को दबाया जाएगा तो ये गैस जो है गर्म हो जाएगी, और किसी गैस को अगर एक्सपैंड किया जाएगा तो ये गैस ठंडी हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आप देखो कि आपकी ये वाली हवा एक तो ऊपर जा रही है ना, और ऊपर जाने के साथ साथ फैल रही है। तो फैलने का मतलब सीधा सा हुआ कि जैसे जैसे फैलेगी और ऊपर जाएगी, वैसे वैसे इस हवा का टेम्परेचर गिरता जाएगा। यानी कि नीचे ये हवा धरती की सतह को छू के गर्म हुई थी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगी इस हवा का टेम्परेचर गिरता जाएगा। और इस टेम्परेचर गिरने की घटना को हम कहेंगे नॉर्मल लैप्स रेट। क्या कहेंगे इसको हम? नॉर्मल लैप्स रेट, या सामान्य ताप ह्रास दर कहेंगे इसको। हिंदी में आप कहेंगे सामान्य ताप ह्रास दर। अच्छा, इसका मतलब क्या है सामान्य ताप ह्रास का दर का? हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे कोई हवा ऊपर की तरफ उठेगी, वैसे वैसे उस हवा के टेम्परेचर में कमी आती जाएगी, है ना। द रेट ऑफ डिक्लाइन इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन हाइट इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट। और ये डिपेंड करेगा कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं, किस समय की बात कर रहे हैं ना, ये दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा। यूजुअली हम मानते हैं कि जैसे जैसे आप आसमान में ऊपर जाएंगे, हवाएं ऊपर उठेंगी, तो हर 165 मीटर की हाइट बढ़ने के साथ 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है नीचे आता जाएगा। ये हो गया आपका नॉर्मल लैप्स रेट। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर का तापमान गिरता जाएगा जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब मान लीजिए ये हवा जब ऊपर जाएगी तो अकेले तो जाएगी नहीं, अपने साथ धूल लेके जाएगी। और धूल के साथ साथ और क्या लेके जाएगी? जलवाष्प लेके जाएगी, अपने साथ वाष्प लेके जाएगी। और हवाओं में मौजूद जलवाष्प को हम एक दूसरे टर्म से संबोधित करते हैं। आप इसको कई बार नमी कह लेते हैं, कई बार मॉइस्चर कह लेते हैं ना। लेकिन ये तो गंवारों वाली बात हो गई है ना। जब ज्योग्राफी पढ़ोगे आप तो इसको हम आर्द्रता कहेंगे, ठीक, या ह्यूमिडिटी कहेंगे। अब ह्यूमिडिटी, है ना, इसको परेशान नहीं होना। ह्यूमिडिटी जो है दो तरीके की होती है। एक को हम कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, यानी कि निरपेक्ष आर्द्रता, और दूसरी जो होती है उसको हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। पहली चीज तो आप ये समझ लो कि ह्यूमिडिटी जो होती है, हवाओं में वाष्प की मात्रा जो है वो सीधे सीधे टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे, यानी कि तापमान पे। अब कैसे तापमान पे डिपेंड करेगी? तापमान बढ़ेगा, वेपराइजेशन बढ़ेगा, वाष्पीकरण बढ़ेगा। और जब वाष्पीकरण बढ़ेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हवाओं में जल वाष्प की मात्रा भी बढ़ेगी। और दूसरी चीज, हवा तापमान के बढ़ने की वजह से हवाएं एक्सपैंड करेंगी, तो इनके वाष्प को होल्ड करने की, रिटेन करने की, है ना, कैरी ढोने की क्षमता भी बढ़ेगी। यानी कोई हवा कितनी मात्रा में जलवाष्प ले जा सकती है, ये क्षमता डिपेंड करेगा कि उस हवा का टेम्परेचर क्या है। ठीक है। अब देखो, जब आप रिलेटिव और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करोगे, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि मान लीजिए आपको कोई एरिया दे दिया गया, कोई वॉल्यूम दे दिया गया, है ना, और कह दिया गया कि इस वॉल्यूम, ये कमरा है या ये कोई भी मेजरमेंट दे दिया गया कि 1 क्यूबिक मीटर का एरिया है, और आप बताएं कि इसमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि उस कमरे की टोटल हवाओं में कुल मौजूद मात्रा जलवाष्प की कितनी है, और ये निकल के आएगा ग्राम पर क्यूबिक मीटर में। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम जब कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हवा किसी दिए गए टेम्परेचर पे
जितना किसी दिए गए टेम्परेचर पे जितना पानी ढो सकती थी या जितना पानी कैरी कर सकती है, रिटेन कर सकती है, उसका कितना परसेंट एक्चुअल में उस समय उस हवा में है। ये हो गया उस हवा का रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण देते हैं आपको। मान लो कोई बंदा है, उसको उसकी मम्मी ने कुछ रुपए दिए और बाजार भेज दिया कि जाओ बेटा आलू ले आओ। ठीक, उसकी मम्मी ने उसको आलू लेने भेज दिया। अब ये आदमी गया बाजार। हमें नहीं पता कि बाजार में आलू कै रुपए किलो बिक रहा है या उसकी मम्मी ने उसको कितना रुपया दिया है, कितना पैसा दिया है, और ये जाके 2 केजी आलू लेके आ गया अपने घर। अब अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इस घर में, इस पर्टिकुलर इस लड़के के घर में कुल कितना आलू है, तो आप कहोगे 2 किलो। कितना ला सकता था आलू, ये हमें नहीं पता, है ना। कम है कि ज्यादा हमें ये भी नहीं पता, है कि नहीं। 2 किलो है बस, यही जानते हैं हम, है कि नहीं। तो आप कह सकते हैं कि इस लड़के के घर का एब्सोल्यूट आलू जो है वो है 2 किलो। निरपेक्ष आलू जो है, एब्सोल्यूट को आप हिंदी में निरपेक्ष कहते हैं, है ना। निरपेक्ष आलू जो है वो है 2 किलो। अच्छा, अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा रिवर्स कर दो। रिलेटिव को हम सापेक्ष कहते हैं। इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा रिवर्स कर दो। रिवर्स नहीं, बदलो, देखो मॉडिफाई करोगे। हम कह रहे हैं कि इसी बंदे को इसकी मम्मी ने अब की 100 रुपया दिया। आपको पता है कि इसको 100 रुपया मिला है, आलू लेने भेजा गया है इसको। ठीक है, अब 100 रुपया दिया गया है, आलू लेने भेजा गया। बाजार में आलू जो है 20 रुपीज पर केजी है। ठीक, तो इस बंदे ने अब भी इस बारी भी 2 ही किलो लिया। ठीक है, लेकिन इसकी क्षमता कितनी थी? 100 रुपए है इसके पास, 20 रुपए किलो आलू है, तो इसकी क्षमता तो कुल 5 किलो की थी। लेकिन इसने 2 ही किलो लिया, तो इसका मतलब ये है कि इसने अपनी क्षमता का, जो कि 5 किलो थी, केवल 2 ही किलो लिया। यानी कि ये अपनी क्षमता का कुल 40% आलू ले आया। समझ में आ रहा है। इस केस में हम कहेंगे कि इस घर का रिलेटिव आलू जो है वो है 40%। कितना है? 40%। यही आपकी हवाओं में भी हो। जैसे इस केस में आलू लेने की क्षमता कितनी थी? 5 किलो, ये 2 किलो ले आया। तो किसी दिए गए टेम्परेचर पे किसी हवा की कुल ह्यूमिडिटी ढोने की भी कुछ क्षमता होगी। अब उसका वो कितना परसेंट ढो रही है, यही उस हवा का रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा। मान लीजिए अगर ये क्षमता घटेगी बढ़ेगी तो पानी भले ही उतना रहे, लेकिन परसेंटेज में अंतर आता जाएगा। अब मान लीजिए, अब देखिए अपने पुराने वाले डायग्राम पे आइए। जब ये हवा ऊपर बढ़ रही है ना, तो अब ये अकेली तो जाएगी नहीं, अपने साथ पानी भी लेके जाएगी, आर्द्रता लेके जाएगी, ह्यूमिडिटी लेके जाएगी। लेकिन आपको पता है कि ये हवा जैसे जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे इसका टेम्परेचर गिरेगा। तो देखो, जब ये हवा चलेगी यहाँ से, तो ये ह्यूमिडिटी लेके जाएगी, आर्द्रता लेके जाएगी। और ये आर्द्रता डिपेंड करेगी कि इस हवा का टेम्परेचर यहाँ पे क्या है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ वाली टेम्परेचर, यहाँ इसका टेम्परेचर हाई है, इसकी भूख बड़ी है। आप एक और एग्जांपल लो, देखो। मान लो जो आपकी किसी दोस्त की शादी है, आपको भूख बड़ी लगी थी, है ना, और आप बुफे लगा हुआ था बढ़िया खाने पीने का, और ये जो है आपका पेट है। क्या है ये? आपका पेट है। तो आपने अपनी भूख के अनुसार खूब ढेर सारा खाना इसमें भर लिया। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचो कि जैसे ही आप खाना खा के बाहर निकलोगे अपने दोस्त के घर, कुछ ऐसा होगा है ना कि किसी जादुई दुनिया में रहते हो आप, कि आपका पेट जो है वो धीरे धीरे छोटा होने लगा। जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ोगे, एक्चुअल में आपका पेट धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। हम एक काल्पनिक इमेजिनेशन कर रहे हैं। देखो होगा क्या कि जब आपका पेट छोटा होने लगेगा तो जो खाना है उसका कसाव आपके पेट में बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे खाना कसता जाएगा, है ना। खाना तो उतना ही है, अब जो ले लिया है खाना, खा लिया है, वो तो वहीं रहेगा। लेकिन धीरे धीरे आपका पेट जो है वो छोटा होता जा रहा है, कसाव बढ़ता जा रहा है, डेंसिटी आपके पेट में उस खाने की बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे क्या होगा कि फर्दर जब छोटा होता होते 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 एक ऐसी स्टेज आएगी कि आपका पेट कहेगा बस भाई, अब इससे ज्यादा छोटा मैं नहीं हो सकता। या अगर मैं इससे ज्यादा छोटा होऊंगा तो या तो पेट फट जाएगा या मुझे उल्टी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये खाना अब मेरी पूरी कैपेसिटी के एग्जैक्ट बराबर आ चुका है। इससे ज्यादा कैरी करने की मेरी क्षमता नहीं है। ये होगा। अब देखो आपकी जो ये हवाएं हैं जब नीचे से चलेंगी तो इनका टेम्परेचर बहुत हाई है, और टेम्परेचर हाई होने का मतलब हुआ कि इनकी भूख बहुत अधिक है, और अपनी इस भूख के अनुसार ये नमी ले लेंगी खूब ढेर सारा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगी, अब यही खेल शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जा रही हैं ये हवाएं, क्या होगा कि इन हवाओं का टेम्परेचर अब घटता जाएगा।
नॉर्मल लैप्स रेट लगेगा। और किस दर से घटेगा? हर 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता जाएगा। समझ रहे हैं? हर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे 6.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान घटता जाएगा। यानी कि इन हवाओं की कैपेसिटी नीचे बहुत अधिक थी, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही इन हवाओं की कैपेसिटी अब घटती जा रही है। और जब कैपेसिटी घटती जाएगी तो इनकी उस जलवाष्प को ढोने की क्षमता घटती जाएगी। और एक ऐसा समय आएगा कि ये अपनी क्षमता के कुल 100% जलवाष्प इनका हो जाएगा। यानी हवाओं में वो पानी कसता 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 100% हो जाएगा। और इसी स्टेज को हम कहेंगे, वही पेट वाला स्टेज, है ना, कि अब ये हवाएं कहेंगी कि भाई इससे ज्यादा अब हम ऊपर लेके नहीं जा सकते, हम कैरी नहीं कर सकते। अब अगर तापमान घटा तो हमें उल्टी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम 100% आ गए हैं। हवा की इसी अवस्था को हम संतृप्त का कहेंगे, सैचुरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? संतृप्तता या सैचुरेशन। यानी कि हवा की रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो है 100% हो गई है। अब ये हवा जैसे ही ऊपर बढ़ेगी, अब इसकी औकात नहीं है उतना पानी उससे ज्यादा ऊपर ले जाने की, क्योंकि 100% हो गया ह्यूमिडिटी। जैसे ही ऊपर बढ़ेगी टेम्परेचर और कम हो जाएगा, इसके पेट की क्षमता और कम हो जाएगी। तो जो एक्स पानी है इसके पास, अब चूंकि इससे ऊपर जाने की औकात थी नहीं इसकी ढोने की, तो इस पानी को ये यही हवाओं में क्या करेगी? आसमान में, या कह लो कि एटमॉस्फेयर में डिपॉजिट करने लगेगी। जो भी जलवाष्प ये लेके आई है उसको इसी एटमॉस्फेयर में डिपॉजिट करने लगेगी। और इस प्रकार से बनेगा आपका बादल। क्या बनेगा? क्लाउड, है ना, बादल। अब देखिए, ये तो आपने पहली चीज जानी कि बादल बन गए, है ना। दूसरी तरफ क्या है कि वो टेम्परेचर, क्या कह रहे हैं हम, वो टेम्परेचर जिस पे इस हवा ने बादल बनाना शुरू किया, ठीक, इस हवा ने जिस टेम्परेचर पे अपने ह्यूमिडिटी हवाओं में, एटमॉस्फेयर में छोड़नी शुरू की जलवाष्प को, उसी टेम्परेचर को हम कहेंगे ड्यू पॉइंट। क्या कहेंगे? ड्यू पॉइंट, यानी कि ओसांक। क्योंकि इसी टेम्परेचर पे ओस की बूंदें जो हैं वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में कंडेंस होने लगी। समझ में आया? अब देखो, ड्यू पॉइंट को ऐसे डिफाइन करेंगे कि ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर टू विच एयर मस्ट बी कूल्ड टू बिकम सैचुरेटेड विद वाटर वेपर। जिस टेम्परेचर पे एयर जो है सैचुरेट हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी, यानी कि उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी, उसी को हम ड्यू पॉइंट कहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इससे ज्यादा और ठंडी होगी तो इस हवा से वाटर वेपर जो है धीरे धीरे आसमान में या ट्रोपोस्फियर में, या आप कह लें वायुमंडल में कंडेंस होने लगेगा और ओस के रूप में दिखाई देने लगा। अभी तक जो गैस था वो क्या बन जाएगा? ओस की बूंदों बन जाएगा, है ना। और आपके पहले बादल बनेंगे। अब ये हवा, इसके पास जब तक एनर्जी बची रहेगी तब तक ये ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाएगी और बदले में बड़े बड़े बादल बनाती चली जाएगी। एक ऐसा समय आएगा कि इस हवा की एनर्जी समाप्त हो जाएगी। एक ऐसा समय आएगा कि जब इस हवा की एनर्जी समाप्त हो जाएगी, इसका सारा पानी समाप्त हो जाएगा, और ये हवा जो है फिर मुड़ जाएगी। क्या करेगी ये? मुड़ जाएगी। और इस हवा के इसी मुड़ने के क्रम को हम कहेंगे ट्रोपो, क्या कहेंगे? ट्रोपोस। ट्रोपोज माने मुड़ना। देखो पहली स्लाइड में हमने बताया था ट्रोपोज का मतलब क्या होगा? टू टर्न। ट्रोपोज मीन्स टू टर्न। और चूंकि इसी लेयर में हमारी हवाएं मुड़ेंगी, इस लेयर को हम कहेंगे ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है। और किसी लेयर में, धरती की किसी और भी, आसमान की या वातावरण की किसी और परत में इस प्रकार से हवाओं का संचालन दिखाई नहीं देगा। अब चूंकि हवाएं ऊपर उठेंगी, टर्न करेंगी, विभिन्न स्टेजेस से गुजरेंगी, बादल बनाएंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हवाएं धरती की सतह से तापमान को धरती के इस पूरी लेयर में धीरे धीरे पहुंचाएंगी, ऊपर तक पहुंचाएंगी। और इसी क्रम में आपकी सभी घटनाएं मौसमों से संबंधित होंगी। ठीक है, बादलों का बनना हुआ, बरसात का होना हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ, कंडेंसेशन की प्रक्रिया आप देखेंगे, फॉग, है ना, एवरीथिंग, सब कुछ इसी लेयर में होगा। और इन सब का कारण होगा हवाओं के द्वारा तापमान का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ हीट बाई एयर। ठीक है। अब देखो, ये हो गई आपकी ट्रोपोस्फियर। तो हम ट्रोपोस्फियर को बेसिकली तीन नामों से जानते हैं। एक हो गया संवहन मंडल, दूसरा हो गया अधोमंडल, सबसे नीचे का मंडल, और तीसरा हो गया मौसम मंडल। और ये सारी चीजें इसी हिसाब से होंगी। समझ में आया? अब ट्रोपोस्फियर की एक दूसरा सवाल आता है कि ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई जो है, देखिए, आप जब धरती के लेयर्स की बात करेंगे तो ये हो गया, मान लीजिए आपकी धरती के ऊपर की सतह है। तो ट्रोपोस्फियर की जो ऊंचाई होती है वो धरती के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग होती है।
एक हिस्सा हो गया, मान लीजिए हम इक्वेटर की जब बात करें तो इक्वेटर पे ट्रोपोस्फियर जो है ये 15 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलेगा। जबकि यही ट्रोपोस्फियर जब हम पोल्स की बात करेंगे, ध्रुवों की बात करेंगे, तो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई जो है लगभग 8 से 10 किलोमीटर के बीच में मिलेगी। अब कारण क्या है कि इस ऊंचाई में अंतर क्यों है, ट्रोपोस्फियर की क्षोभ मंडल की इस ऊंचाई में अंतर क्यों है? अंतर इसलिए है कि देखिए, हवाएं जहां से मुड़ेंगी वही ट्रोपोस्फियर की सीमा होगी। जहां से ये हवाएं, ये कन्वेक्टिव करंट्स जो हैं वापस आएंगी, उसी जगह को हम ट्रोपोपॉज कहेंगे या ट्रोपोस्फियर की सीमा कहेंगे। इसके बाद समताप मंडल शुरू हो जाएगा। तो हवाएं जहां जितनी ऊंचाई तक जाएंगी वहां पे ये सीमा उतनी ऊंची होगी, ट्रोपोपॉज की ऊंचाई उतनी अधिक होगी। और ये हवाएं कहाँ सबसे ऊंचा जाएंगी? जहां पे गर्मी अधिक है। तो गर्मी चूंकि इक्वेटर पे अधिक है, इसीलिए इक्वेटर वाली हवाएं जो है आसमान में बहुत ऊंचाई तक जाएंगी, और इक्वेटर पे ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई अधिक होगी। जबकि यही ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई पोल्स पे, ध्रुवों पर कम होगी, क्योंकि यहाँ पे हवाओं के पास हीट कम है, तो ये बहुत ऊंचाई तक नहीं जाएंगी। अब आपको ये भी पता है कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे विद इंक्रीजिंग हाइट इन दिस लेयर टेम्परेचर विल डिक्रीज। इस परत में जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटेगा। और कितना घटेगा कि आप इक्वेटर पे जब हवाएं अपनी आखिरी लास्ट स्टेज तक पहुंचेंगी, ट्रोपोपॉज तक पहुंचेंगी, तो वहां पहुंचते पहुंचते इनका औसत तापमान लगभग -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है। उसके बाद ये हवाएं मुड़ आएंगी, और ये लेयर जो है आपकी मौसम छतरी है। ठीक। मुड़ने को हम ट्रोपोस कहते हैं, तो ट्रोपोस से ट्रोपोस्फियर। अब आगे देखिए, जब हम ड्यू पॉइंट, है ना, आप इसको, चूंकि आमतौर पे जब हम पढ़ते पढ़ते हैं तो सिंपली सिर्फ इतना बता दिया जाता है ना, कि इस परत में ये होता है, ये मौसमी मंडल है ना, कन्वेक्शन स्फीयर है, लोअर स्फीयर है, बस बात खत्म। इससे ज्यादा क्या पढ़ना है? और इस लेयर में ही हवाएं उठती हैं, इसी लेयर में जो हवाएं हैं गिरती हैं। ठीक है। सिर्फ इतना बता दिया जाता है। बाकी आप ऐसे इसको देखें कि ये वाला जो वीडियो है एक कॉम्प्रहेंसिव वीडियो है। इसमें सिर्फ ट्रोपोस्फियर नहीं पढ़ रहे हैं आप, बल्कि क्लाइमेटिक फिनोमेना भी पढ़ रहे हैं कि क्लाइमेट कैसे चीजें होती हैं। जो क्लाइमेट मतलब क्या है कि किसी जगह का जो वेदर, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, किसी जगह की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, यानी कि वायुमंडलीय दशाएं जो हैं किसी जगह पे। और वायुमंडलीय दशाएं कहने का मतलब क्या हुआ कि हीट हुआ, है ना, टेम्परेचर हुआ, ठीक, प्रेशर हुआ, है ना, और हवाओं का चलना हुआ, बादलों का बनना हुआ। यही तो एटमॉस्फेयर की दशाएं हैं, यही तो मौसम, आप कह लें कि वातावरण की दशाएं हैं। और इन्हीं दशाओं से तो मौसम निर्धारित होता है। तो बेसिकली इस वीडियो में जो प्रयास था वो ट्रोपोस्फियर समझाना कम और मौसमी दशाएं समझाना ज्यादा था। और कैसे ये मौसमी दशाएं ट्रोपोस्फियर के साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इस चीज को आप समझ पाए होंगे, है ना। हम इसी की उम्मीद करते हैं। ठीक। बाकी आप पढ़ते रहें, है ना, मजे करें। थैंक यू। हैव फन।